हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमंग शर्मा। आज हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की लिखी हुई एक कविता घर की याद। बहुत ही खूबसूरत कविता है। कविता का टॉपिक क्या है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इसमें बताया गया है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, स्वतंत्रता सेनानी थे वो, उन्होंने भाग लिया था और उसी दौरान उनको जेल में डाल दिया गया था, है ना। स्वतंत्रता के लिए जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो उनको जेल में डाल दिया गया था। वहाँ पे जेल में उन्होंने एक दिन देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जब बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो उनको घर की कितनी याद आ रही है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही वो बारिश की बूंदों को अपने घर में जाकर एक मैसेज देने के लिए कहते हैं। तो वो जो मैसेज है वो इस कविता के थ्रू हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ बच्चों। मैं कभी आपको बीच में ये नहीं बार बार कहती कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर बेल आइकन प्रेस कर लो, बट कल मैंने सडनली देखा कि लास्ट कुछ टाइम से सिर्फ 15%, मतलब आप खुद ही सोचिए कि लास्ट कुछ टाइम से 85% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने चैनल वीडियो देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, बट ना आप लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही है? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है ना। तो प्लीज़, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो लोग चैनल पे अभी हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसके बगल में एक बेल आइकन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके टर्म 2 में आएगी ये कविता। हम कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कविता की व्याख्या देखेंगे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। घर नज़र में तिर रहा है, घर के मुझ में दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार। मैं एक चीज़ बच्चों आपको बता देती हूँ कि जब भी आपको किसी कविता की व्याख्या करनी हो, जब भी आपको किसी कोई गज़ल है या फिर मतलब किसी की आपको व्याख्या करनी होती है, तो उसको व्याख्या को जो लिखने का तरीका होता है ना, वो हमेशा एक जैसा ही होता है। मतलब जो आप प्रसंग लिखते हैं ना वो बिल्कुल एक जैसा ही होता है, बस कहाँ चेंज आता है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से उत्कृत है। इसके रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। चेंज कहाँ करना है वो बता देती हूँ। बस आपको जो पाठ मतलब पुस्तक का नाम है वो तो हमेशा ही सेम रहेगा। बस क्या बदल जाएगा, कविता का नाम बदल जाएगा और रचयिता का नाम बदल जाएगा, बाकी लिखने का तरीका हमेशा यही होगा। सावन की एक रात तेज बारिश हो रही है और कवि अपने परिजनों को बहुत याद कर रहे हैं या बहुत याद आ रही है। परिजन मतलब उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको। कवि कहते हैं कि आज बहुत बारिश हो रही है, रात भर बहुत बारिश हुई है और उसे देखकर मेरा मन घर की यादों में घिर रहा है। और इतनी तेज़ जो बारिश हो रही है इसको देखकर मेरा मन घर जाने को, घर अपने परिवार के लोगों से मिलने का कर रहा है। मेरी नज़रों के सामने घर की यादें तैर रही हैं। जिस तरीके से पानी में ना, जब पानी भर जाता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी भर जाता है नाव तो उसमें जो नाव तैरती है बिल्कुल उसी के समान जब यहाँ पे पानी भर गया है आसपास, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर की जो यादें हैं वो नाव की तरह मेरे घर, मेरी आंखों के सामने तैर रही हैं। घर से घर मुझसे बहुत दूर है पर वह घर खुशियों से भरा हुआ है। घर में 4 भाई हैं, वो अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं कि मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं, मेरी जो बहन है वो भी अपनी ससुराल से अपने मायके आई हुई है और आकर दुखी हुई होगी क्योंकि उसका एक भाई जेल में कैद है। मेरी बहन मुझे
घर में परिवार के साथ न देखकर बहुत दुखी हुई होगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं कहाँ पर हूँ, जेल में हूँ। घर में सब कितने प्यार से जुड़े होंगे, 4 भाई और 4 बहनें कितने प्यार से होंगे। जुड़े होंगे से मतलब जब बहनें आ गई हैं घर में तो वो कह रहे हैं कि सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए होंगे और सब आपस में कितना प्यार कर रहे होंगे, सबको कितना अच्छा लग रहा होगा, सबका मन कितना प्रसन्न होगा। 4 बहनें और 4 भाई साथ में होंगे। 4 भाई बलिष्ठ भुजाओं के समान है और 4 बहनें प्यार का प्रतीक है। मतलब 4 भाई जो हैं, ऐसा कहते हैं ना कि जिस घर में 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, तो कहते हैं कि इस घर की नींव जो है वो बहुत ही मजबूत है, इस घर की जो भुजाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो वही कह रहे हैं कि भाई बलिष्ठ भुजाओं की तरह, भुजाओं के समान है और बहनें क्या है, प्यार का प्रतीक होती हैं। अगली पंक्तियाँ, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख है वह गड़ी मेरी, माँ के जिसकी गोद में सर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ के जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि मेरी माँ के उनका अपने माता पिता के प्रति जो स्नेह है और माता पिता का जो उनके प्रति स्नेह, उसको बताया गया है। वो अपनी माँ के बारे में, चलिए आगे व्याख्या करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। व्याख्या, कवि अपनी माँ को याद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसको पढ़ना और लिखना नहीं आता, दुखों से ही उसका जीवन बीता है। मतलब अब तक उसने बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं देखी और उसका जो जीवन है वो हमेशा दुख में व्यतीत हुआ है। जीवन दुख में व्यतीत होने से मतलब यहाँ पे सिर्फ उस समय की बात की जा रही है जिस समय पर उनका बेटा जेल में है। उस माँ के गोद में सर रख के संसार के सारे दुख व्याप्त हो जाते हैं। जब भी हम बहुत अधिक दुखी होते हैं हम कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी माँ के सर में हम अपनी गोद में सर रख लेते हैं तो हमारी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं वो हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। उसकी माँ का स्नेह इतना व्यापक है कि इतना दूर होते हुए वे माँ की ममता को महसूस कर सकते हैं। वो अपनी माँ से इतना अधिक दूर हैं जेल में, लेकिन फिर भी उनको उनका वो स्पर्श याद आ रहा है और वो कह रहे हैं कि वो अनुभव मैं कभी भी भूल नहीं सकता। मुझे अपनी माँ की ममता का जो एहसास है मैं उसको अभी भी महसूस कर रहा हूँ। अगर उसे लिखना आता तो वह अपने पुत्र के लिए पत्र अवश्य लिखती। उन्होंने ऊपर कहा है कि मेरी माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर उनको पत्र लिखना आता तो वो मुझे पत्र अवश्य लिखती हैं। पर उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, इसलिए कवि माँ के पत्र से वंचित रहता है। अगर उनको लिखना पढ़ना आता तो कवि को माँ के पत्र से वंचित नहीं रहना पड़ता और वो अपनी माँ का पत्र, उनकी माँ उनको पत्र अवश्य लिखती। कवि ने माता की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब कवि अपने पिता को याद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके पिता बुढ़ापे से बिल्कुल दूर हैं। बुढ़ापे से दूर से मतलब यहाँ पे ये है जिस व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर जोश हो, स्फूर्ति हो, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता हो, उसको बुढ़ापा दूर दूर तक नहीं छूता। तो वो बुढ़ापे से बहुत अधिक दूर हैं। उनको एक पल को बुढ़ापा नहीं आया, वो अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और दौड़ लगाने में सक्षम है। मेरे पिता को जो है वो उनको बुढ़ापा उनसे काफ़ी दूर है, वो बहुत अधिक फुर्तीले हैं, अभी भी दौड़ भाग व्यायाम और स्फूर्ति उनके शरीर में है और खिलखिलाते रहते हैं। कवि के पिता बहुत साहसी हैं, वो न तो मौत से डरते हैं और ना ही शेर से। उनके स्वर में बादलों जैसी गर्जना है और उनके काम तूफानों से भी तेज है। ठीक है, आगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। ये जो अंतिम पंक्तियाँ अभी हमने पढ़ी ना कि कवि के पिता के बारे में, उनके साहसी होने के बारे में बताया गया है। वो किसी से नहीं डरते, शेर से उनकी तुलना की जा रही है, बादलों से की जा रही है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि एक ऐसे पिता का पुत्र है
जो कि आज मतलब देश की स्वतंत्रता के लिए देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए आज जेल में है। तो वो इतने साहसी पिता के पुत्र हैं। आगे, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जब के नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें भुजा भाई प्यार बहनें। खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा रो पड़े होंगे 5वें का नाम लेकर। काव्यांश में कवि अपने पिता को याद करके कह रहे हैं कि आज सब उनके पिता गीता पाठ करके और 260 दंड बैठक लगा के फिर मुकद्दर के हाथों से हिलाकर कर और मूठों को गिला कर नीचे आए होंगे और तब उसे याद करके उनके आंखों में आंसू आ गए होंगे। कवि अपने पिता को याद करते हुए कह रहे हैं कि जो पिता की जो नित्य क्रियाएं हैं कि वो गीता का पाठ करते हैं, उसके बाद में वो दंड बैठक लगाते हैं, वो सब अपनी क्रियाएं करने के बाद में क्या होगा उन्हें मेरी याद आई होगी और उन्हें अपने आंसू पोंछे होंगे और वो नीचे अकेले में वो रोए होंगे, लेकिन जब वो सबके सामने आए होंगे तो वो अपने आंसुओं को पोंछकर आए होंगे। चारों भाई और चारों बहनों को एक साथ देखा होगा उन्होंने। जिस पिताजी को एक पल भी बुढ़ापा नहीं आया वो अपने 5वें पुत्र को याद करके रो पड़े होंगे। अब वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने पूरे परिवार को साथ देखा होगा, मेरे चारों भाइयों को चारों बहनों को साथ में देखा होगा और उन्होंने अपने 5वें पुत्र को वहाँ नहीं देखा होगा, वहाँ नहीं पाया होगा, तो वो बहुत ही अधिक दुखी हुए होंगे और रो पड़े होंगे। जो ऐसा कहा जाता है कि जब दुख आता है तो वो साथ में आपकी जिस उम्र में आपको बुढ़ापा मतलब दुख होता है, आपकी उम्र आपकी जो वास्तविक उम्र है उससे ज़्यादा दिखने लगती है। तो वही कह रहे हैं कि जिस मेरे पिता को कभी बुढ़ापे ने छुआ नहीं, बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन अब उनको वो बुढ़ापा आ गया है क्योंकि वो मुझसे दूर हैं, उनका एक पुत्र जेल में है, वो बहुत अधिक दुखी हो रहे होंगे। 5वां हूँ मैं अभागा जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार से बहते रहे हैं आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ पे सावन की तेज बारिशों में कवि अपने परिजनों को याद कर रहे हैं, कवि अपने पिता से प्रेम को याद कर रहे हैं। वह कहते हैं कि मैं तो अभागा हूँ, मुझे पिताजी सोने पे सुहागा कहते थे। देखिए स्वयं जो कवि हैं वो खुद को स्वयं को क्या कर रहे हैं, कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पिता मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं और लेकिन मैं कितना अभागा हूँ कि मेरे पिताजी मुझे क्या बोलते थे, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा कब बोला जाता है, जब कुछ बहुत अच्छा होता है कि ये तो बहुत अच्छा था ही, साथ में इसके ऊपर से ये काम और भी अच्छा हुआ तो क्या हुआ, ये हो गया सोने पे सुहागा। तो वही कह रहे हैं कि मेरे पिता हमेशा मुझे सोने पे सुहागा कहते थे, लेकिन मैं कितना अभागा हूँ, कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, आज उन्हें अपने सोने जैसे बेटे तुच्छ लग रहे होंगे क्योंकि मैं उनका सोने पे सुहागा बेटा तो यहाँ इतनी दूर जेल में बंधा बैठा हूँ। आज उनको कैसा लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि मैं जिसको सोने पे सुहागा कहता था वो बेटा तो मेरे से कितना दूर है, वो जेल में है, मैं किसी को नज़रें मिलाने के लायक नहीं हूँ, वो ऐसा सोच रहे होंगे। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कवि जेल में बैठकर कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना पन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब यहाँ मतलब कवि कह रहे हैं कि जब भी ऐसा हुआ होगा, जब मेरे पिता मुझे कह रहे होंगे कि मेरा बेटा तो जेल में है, मैं किसी से वो सोने पे सुहागा नहीं है, तो माँ क्या कह रही हैं उसके बारे में बताया गया है। कवि इन पंक्तियों को कह रहे हैं कि जब पिताजी पुत्र वियोग से भावुक होकर रोए होंगे तब माँ उन्हें
माँ ने उन्हें संभाला होगा या माँ उन्हें संभाल रही होंगी और रोते हुए समझाया होगा कि भवानी तो बिल्कुल ठीक है। भवानी मतलब यहाँ पे कवि की बात हो रही है। तो माँ ने समझाया होगा कि हमारा भवानी, हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, आंसू क्यों बहाते हो, तुम क्यों रोते हो, तुम्हारा ही तो बेटा है, तुम पर ही गया है, तुम्हारा बच्चा है, तुम पर गया है। से मतलब कि जैसे तुम इतने बलशाली हो, तुम इतने तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, तुम देश के लिए कितना कुछ करते हो, तुम्हें शेर से भी डर नहीं लगता, इतने बहादुर हो, इसी ऐसा ही तुम्हारा पुत्र है, ऐसा ही तुम्हारा बेटा है, वो तुम पर ही गया है। तुम्हारी इच्छाओं की इच्छा तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करता है, तुम्हारे ही तो संस्कार हैं उसमें। तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान, तुम ही तो चाहते थे कि वो देश के लिए लड़े, तो वो देश के लिए लड़ रहा है, उसने तुम्हारी इच्छा का ही सम्मान किया है। गया है तो अच्छा ही है, अगर पीछे मुड़ जाता तो मेरी कोख का अपमान करता। अगर उसने देश के लिए वो जेल गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर वो जेल में नहीं जाता तो मुझे बहुत दुख होता और मेरी कोख का अपमान होता। मुझे लगता कि मेरा पुत्र जो है वो बिल्कुल भी बहादुर या हिम्मत वाला नहीं है। ऐसे आंसू मत बहाओ, अगर तुम ऐसे कमज़ोर पड़ जाओगे तो बच्चों को कौन संभालेगा, वो भी रो पड़ेंगे। अब माँ अपने मतलब पिताजी जो है उनसे कह रही हैं कि अगर तुम ही रोओगे, तुम ही इतने कमज़ोर हो जाओगे तो ये बच्चे तो अपने आप ही रोने लगेंगे, इसलिए तुमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीरे मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वे न तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है घर नहीं हूँ बस यही है, किन यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब बिरस है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पिताजी के सारे आंसुओं को समेट कर कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ। जब माँ पिताजी को समझा रहे होंगी तो पिताजी ने अपने आंसू पोंछकर क्या कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम स्वयं चाहें जितना बरस लो, पर उनकी आंखों में आंसू न आने देना और ध्यान रखना कि वो अपने पांचवें पुत्र की याद में दुखी ना हो। कवि सावन को संबोधित मतलब जो उस रात को जो बारिश हो रही है उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बारिश, हे सावन, तुम चाहे जितना मन हो उतना बरस लो, लेकिन मेरे पिता की आंखें नहीं बरसनी चाहिए, पिता की आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। और वो अपने पांचवें पुत्र को याद न करें, याद करके दुखी उनको नहीं होने देना। उनको बताना कि मैं घर से दूर हूँ पर सुख से हूँ, मज़े से हूँ। यह दुख छोटा दिखता है पर असल में ये तो बहुत ही बड़ा दुख है जिसके कारण सब नीरस लगता है। आप वो कह रहे हैं कि तुम मेरे पिता के पास जाओ और उनसे कहना कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उनसे दूर ज़रूर हूँ पर मैं खुश हूँ, मुझे यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन रोते रोते वो फिर से कहने लगते हैं खुद से कि ये दुख छोटा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा दुख है। कौन सा दुख? अपने प्रियजनों से, अपने परिवार के लोगों से दूर रहना बहुत ही बड़ा दुख है। आगे, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम कहता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। इन पंक्तियों में काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से उद्धृत है। ये मैंने वापस से आपको एक प्रसंग लिखना यहाँ पे बता दिया है, लेकिन प्रसंग आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है। इससे रचयिता भवानी प्रसाद मिश्रा है। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है, मतलब जब वो जेल में है। सावन की एक रात जब तेज बारिश हो रही है, कवि को अपने परिजनों की बहुत याद आ रही है। इन पंक्तियों में सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम उनको मेरे दुख के बारे में कुछ मत बताना, तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर कितना दुखी हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम तो सब देख रही हो, वो बादल को, बारिश को कह रहे हैं कि क्योंकि तुम सब देख रही हो कि मैं यहाँ कितना दुखी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों को मेरे दुख के बारे में
मत बताना। सच तो यह है कि मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ, पर तुम उनसे यह बात मत कहना, बल्कि उनको धीरज धराते रहना। उनसे कहना कि मैं यहाँ लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, काम भी करता हूँ और यहाँ तो मेरे बहुत नाम है, लोग मुझे यहाँ बहुत चाहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ कितना भी दुखी रहूँ, लेकिन जब माता पिता को ये पता चलता है कि उनका बच्चा कहीं पे परेशान है, दुखी है, तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए तुम उनसे कहना कि वो जो चाहते थे अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना, वो मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ मैं काम भी करता हूँ और यहाँ पे जो लोग हैं वो मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं। उनसे कहना कि वो खुश है और मुझे याद करके दुखी ना हो। ये सब बातें कवि बारिश से कह रहे हैं, बादल से कह रहे हैं कि तुम मेरे घर पर जाकर वहाँ ऐसा ऐसा कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर झेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि इन पंक्तियों में सावन को संबोधित करते हुए अपने माता पिता को संदेश देने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम उनसे कहना कि मैं बिल्कुल मज़े में हूँ, मैं मस्त हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सूत काटने का काम करता हूँ। सूत काटना जानते हैं ना आप? जो गांधी जी किया करते थे, चरखी से सूत काटना, तो मैं यहाँ सूत काटने का काम करता हूँ। मैं पेट भर कर खूब खाना खाता हूँ और मेरा वज़न भी बढ़ के 70 किलो हो गया है। खेलता हूँ, कूदता रहता हूँ और दुखों का सामना डटकर करता हूँ। उनसे कहना कि मैं बिल्कुल मस्त हूँ और मेरे निराशा के बारे में उनको कुछ भी मत बताना। उनको सिर्फ ये कहना कि मैं बहुत मस्त हूँ, बहुत मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें मेरे दुख के बारे में, मेरी निराशा के बारे में कुछ भी मत बताना। हाय रे ऐसा न कहना कि जो जैसा वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले ले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। कवि ने इन पंक्तियों में सावन को संबोधित करते हुए अपने माता पिता को संदेश पहुंचाने की बात कही है। कवि सावन से कहते हैं कि जो मैंने तुझे उनसे कहने के लिए कहा है, तुम उनमें बस वही कहना, उनको सच्चाई नहीं बताना, उनको सारी मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना कि मैं बहुत खुश हूँ, मस्त हूँ, मैं कितना दुखी हूँ, परेशान हूँ, निराश हूँ, ये सब उनको मत बताना। उनसे मेरे रात भर जागने की बात मत बताना, अकेले रहता हूँ, लोगों से दूर भागता हूँ, यह भी उनको मत बताना। यहाँ मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको बहुत अधिक याद करता हूँ, ऐसा उनको मत बताना। उनसे यह मत कह देना कि अब मैं पहले की तरह बातूनी नहीं हूँ, चुप सा हो गया हूँ और अब खुद को ही पहचान नहीं पाता। देखो सावन, तुम यह सब मत बोल बैठना उनके पास, वरना उनको शक हो जाएगा कि वो दुखी होते रहेंगे। हे सावन, तुम चाहे जितना भी बरस लो, पर उनकी आंखों में आंसू न बहने देना और अपने 5वें लाडले के लिए उन्हें तरसने न देना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल कविता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी, और जो लोग घर से बाहर हैं, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो वो इससे अपने घर वालों को याद कर रहे होंगे। तो अगर आपको कविता समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हो तो आप दोबारा देखो, कोई चीज़ है आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों प्लीज़ आप लोग को नोटिफिकेशंस मिल पाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई भी दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में, आप हमें कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।